नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो आज तो ज़रूर पूरी सुनिएगा। दोस्तों, अभी 2 दिन से आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। कांग्रेस ने 57 नेताओं की एक पूरी टीम उतारी थी जो देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, जो ईडी ने चार्जशीट दायर की है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर, उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। लेकिन इस लिस्ट में आपको कई ऐसे नाम मिल जाएंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे पहले, और कुछ ऐसे नाम हैं जो अभी कुछ दिन पहले बीजेपी में हुआ करते थे, अब कांग्रेस में आ गए। लेकिन एक ऐसा नाम इस लिस्ट में किसी को नहीं मिल रहा जिसको इस लिस्ट में होना बेहद ज़रूरी था। पिछले 1-1.5 साल से आप किसको देख रहे थे? कौन सी वो आवाज़ थी जो सबसे मजबूत तरीके से कांग्रेस और गांधी परिवार को डिफेंड करती थी, गोदी मीडिया के एंकरों को उनकी औकात याद दिला देती थी? बीजेपी के प्रवक्ता उस शख्स के आसपास उस पैनल में नहीं फटकना चाहते थे। उस शख्स का नाम है आलोक शर्मा। आलोक शर्मा जितनी ज़बरदस्त प्रखर तरीके से कांग्रेस को डिफेंड करते हैं उतना कोई नहीं करता। इस लिस्ट में आलोक शर्मा का नाम मिसिंग है। हालांकि कुछ दिन पहले तक आलोक शर्मा सचिव थे और पंजाब के सह प्रभारी थे और मीडिया पैनलिस्ट थे, और ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए कांग्रेस के लिए सबसे बेहतरीन चेहरे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आलोक शर्मा को सचिव पद से भी हटाया, पंजाब के प्रभारी से भी हटाया, और अब इतनी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आलोक शर्मा का नाम भी नहीं है, इस लिस्ट में नाम भी नहीं है। मीडिया पैनलिस्ट में उनका नाम है अभी भी, लेकिन आलोक शर्मा पिछले कई दिनों से, तकरीबन 10 दिनों से आलोक शर्मा कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं, न किसी मीडिया डिबेट में, न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहीं भी नहीं। आलोक शर्मा कहाँ है? आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा था कि आलोक शर्मा पे कुछ बताइए कि आलोक शर्मा के साथ क्या हुआ, उन्हें अचानक से क्यों हटाया गया, आलोक शर्मा अब क्या कर रहे हैं। आज जो मुझे इतने दिनों में कुछ जानकारी मिली है, मेरे जो सूत्र हैं उन्होंने जो जानकारी दी है, और सूत्रों ने एआईसीसी दफ्तर से जानकारी दी है, मैं ये भी बता दूं आपको, कोई बाहरी सुनी सुनाई बात नहीं है। आलोक शर्मा से मिले हैं वो लोग जिन्होंने मुझे बताया, तो उन्हीं के कहे अनुसार या उनसे मिली जो जानकारी है उसके आधार पर मैं आपको बताता हूं आलोक शर्मा दरअसल है कहाँ। आलोक शर्मा कहीं नहीं है। आलोक शर्मा रोज़ एआईसीसी दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं दिल्ली में, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका कसूर क्या है। उन्हें सज़ा तो दे दी गई लेकिन उन्हें कसूर नहीं बताया गया, और सुना है जिसने सज़ा दी है अब वो भी पछता रहा है। दरअसल कहानी आपको पूरी बताता हूँ। कहानी ये है कि आलोक शर्मा एक कट्टर हार्ड वर्कर कांग्रेसी है। जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी उन्होंने उसमें 110% योगदान दिया। पार्टी ने भी उनके काम को देखते हुए उन्हें सचिव बनाया और पंजाब का सह प्रभारी बनाया भूपेश बघेल के साथ। अब भूपेश बघेल तो यदाकदा पंजाब जाते थे, लेकिन आलोक शर्मा अक्सर पंजाब के दौरे करने लगे। पंजाब में नेताओं के अलावा वो ग्राउंड में जाने लगे, छोटे कार्यकर्ताओं से मिलने लगे, वर्कर्स से मिलने लगे। बस आलोक शर्मा की यही गलती थी। जैसे आलोक शर्मा ने ये किया, स्लीपर सेल एक्टिव हो गए, और स्लीपर सेल में फिर आलोक शर्मा एक खतरे के रूप में देखे जाने लगे। फिर बात आई जब राहुल गांधी ने अल्टीमेटम दिया कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करनी, उनकी बैठक होनी थी, तो एक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की, जो जिला अध्यक्ष बनाए गए उनकी एक नामों की लिस्ट दिल्ली भेजी गई। अब वो आलोक शर्मा के पास आनी थी, सह प्रभारी थे, सचिव भी थे। आलोक शर्मा ने उस लिस्ट को रिजेक्ट कर दिया और उसकी जगह एक दूसरी लिस्ट बनाई उन्होंने। वो लिस्ट तो खैर कहाँ गई, किसके पास गई, ये मुझे मालूम नहीं। लेकिन इससे भी इम्पॉर्टेंट, आलोक शर्मा ने एक और लिस्ट बनाई थी। वो लिस्ट थी, राहुल गांधी ने जब कहा कि जो बीजेपी के लिए काम करते हैं हमारी पार्टी में, जिनको हम स्लीपर सेल कहते हैं, उनको पहचानने का और बाहर करने का वक्त आ गया है,
तो आलोक शर्मा ने पंजाब में जो स्लीपर सेल है उनकी एक सूची बनाई। जब पंजाब में दो तरह के स्लीपर सेल हैं, एक स्लीपर सेल है जो आम आदमी पार्टी की भगवंत मान सरकार के लिए काम कर रहे हैं और दूसरे हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ कांग्रेस दोहरे स्लीपर सेलों से घिरी हुई है। जब वो सूची की भनक लगी स्लीपर सेल को तो आप समझते हैं फिर क्या होना था। कहा यह जाता है कि पंजाब के जो अभी मौजूदा अध्यक्ष है राजा अमरिंदर सिंह वड़िंग और सीनियर नेता प्रताप सिंह बाजवा, इन दोनों ने आलोक शर्मा के खिलाफ लामबंदी शुरू कर दी और दिल्ली पहुंच गए अपने आका के पास। अब दिल्ली में आका कौन है आप जानते हैं, कौन कांग्रेस इस वक्त चला रहा है ये आप जानते हैं। अब राजा वड़िंग पर मैं नहीं कह रहा, ना आलोक शर्मा कह रहे, कांग्रेस के कई नेता ये आरोप लगा चुके हैं कि राजा वड़िंग भगवंत मान के इशारे पर काम करते हैं। वो भगवंत मान से मिले हुए, इसीलिए पंजाब के अध्यक्ष को बदलने की बात भी सामने आई। राजा वड़िंग पर यह आरोप लगता है और दूसरी तरफ प्रताप सिंह बाजवा पर यह आरोप लगता है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम करते हैं। इसके पीछे भी एक वजह है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर। ये प्रताप सिंह बाजवा का पंजाब के कादियां में घर है। ऐसा घर आपको हिंदुस्तान में कहाँ मिलेगा जहां एक ही घर पे बीजेपी का भी झंडा लगा हुआ है और कांग्रेस का भी झंडा लगा हुआ है। हैरान है ना आप भी देख के। दरअसल प्रताप सिंह बाजवा और उनके छोटे भाई दोनों राजनीति में हैं। एक ज़माने में प्रताप सिंह बाजवा और फतेह जंग बाजवा, उनके छोटे भाई, दोनों कांग्रेस में हुआ करते थे, दोनों कांग्रेस के विधायक थे। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, अमरिंदर सिंह की सरकार में प्रताप सिंह बाजवा तो मंत्री थे, शायद फतेह सिंह बाजवा भी किसी पद पर थे, अब किसी के चेयरमैन थे या मुझे नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही हवा बदली, फतेह सिंह बाजवा बीजेपी में शामिल हो गए और पिछला चुनाव उन्होंने बीजेपी की टिकट पर लड़ा लोकसभा का। अब ये कैसे हो सकता है कि एक ही घर में दोनों भाई रह रहे हैं, एक ही बिल्डिंग पे दोनों पार्टियों के झंडे हैं और वो इन्फ्लुएंस ना हो। जो बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को तोड़ने में कामयाब हो सकती है जिनके बारे में कांग्रेस ने कभी सोचा भी नहीं था, तो एक ही घर में अगर दो कांग्रेस के विधायक भी रह रहे हैं और बीजेपी के नेता भी रह रहे हैं तो क्या मुश्किल है बीजेपी के लिए। इसलिए प्रताप सिंह बाजवा पे ये शक जाहिर किया जाता है कि वो बीजेपी के लोगों से मिले हुए उनके इशारों पर काम करते हैं पंजाब में। अब इन दोनों पर सबसे ज़्यादा पार्टी को शक है और मतलब कार्रवाई भी हो सकती थी। तो आलोक शर्मा ने सूची बनाई और आलोक शर्मा की सूची बनाते ही ये दोनों एक्टिव हो गए। आलोक वर्मा की सूची दिल्ली पहुंचते उससे पहले ये दोनों सुना है दिल्ली पहुंच गए। अब इन दोनों का दिल्ली पहुंच के आलोक शर्मा की शिकायत करने का क्या मतलब आप निकाल सकते हैं। यही मतलब है कि उस सूची में इनका नाम था। ये पहुंचे सीधा अपने बॉस के पास, संगठन महासचिव, और आलोक शर्मा की सारी कहानी सुना दी। संगठन महासचिव ने भी ना आओ देखा ना ताओ और सीधा उन्हें सचिव पद से, आलोक शर्मा को सचिव पद से और सह प्रभारी पद से हटा दिया। जानकार तो ये भी कहते हैं कि संगठन महासचिव ने यानी केसी वेणुगोपाल ने इस डिसीजन पर आने से पहले ना तो खड़गे जी को इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी, ना राहुल गांधी को, ना प्रियंका गांधी को। ये सुना है, इसको मैं कंफर्म नहीं करता। कहने वाले कह रहे हैं कि उन्होंने बिना उनको इन्फॉर्म किए ये डिसीजन ले लिया आलोक शर्मा को हटाने का। अब नतीजा ये हुआ कि आलोक शर्मा जैसे ही हटे तो मीडिया जो कांग्रेस को कवर करती है, कांग्रेस को स्पेस देती है, सोशल मीडिया, हम जैसे लोग, सब ने सवाल पूछने शुरू कर दिए क्योंकि सबको हैरानी हुई कि आलोक शर्मा, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि आलोक शर्मा को हटा दिया गया। फिर एक कुछ अफवाहें चलाई गई जो मुझ तक भी पहुंची थी
कि उनके कुछ पर्सनल एलिगेशन लगे हैं, ये वो। सो इसीलिए मैं इतने दिन से आलोक शर्मा पे कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन जब मुझे जानकारी मिली तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब हुआ ये कि जब इतनी खलबली मच गई तो बाकी सचिव लोग भी, काफ़ी सचिव बात करने लगे इस पे। तो वो सचिव प्रभारी काफ़ी तादाद में संगठन महासचिव के दफ्तर में गए और उनसे कहा कि आलोक शर्मा पर ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो पूछा कि क्यों हुई कार्रवाई और नहीं होना चाहिए, मैसेज अच्छा नहीं जा रहा। उन्होंने एक तरह से रिक्वेस्ट की संगठन महासचिव से कि इस तरह से आलोक शर्मा को साइडलाइन नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अब वो जो तीर चल गया है तो वो वापस तो नहीं ले सकते। अब सुना है कि संगठन महासचिव अपने उस डिसीजन पर अब पछता रहे हैं। लेकिन जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर क्या होगा? सवाल ये उठता है कि स्लीपर सेल इतने अंदर तो घुसे हुए, इतने पावरफुल हैं कि अगर कोई उनके खिलाफ काम करता है तो उसे इस तरह से साइडलाइन कर दिया जाता है, इस तरह से निपटा दिया जाता है। इस तरह से कांग्रेस संगठन को मजबूत करेगी, इस तरह से स्लीपर सेल को हटाएगी। और उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह है कि अगर ये बात सही है कि केसी वेणुगोपाल ने चलिए आलोक शर्मा को हटा दिया, जब राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को ये खबर पता लगी तो उन्होंने ये एक्शन क्यों होने दिया, या इस पर जवाब क्यों नहीं मांगा कि एक रिपोर्ट क्यों नहीं, इंक्वायरी क्यों नहीं कराई, प्रॉपर एक रिपोर्ट क्यों नहीं ली? सिर्फ दो नेताओं के कहने पर उसको हटा दिया जो सबसे ज़्यादा प्रखर रूप से आपको डिफेंड करता है, जो आपकी आवाज़ है, बुलंद आवाज़ है। तो राहुल गांधी और खड़गे कैसे चुप रहे? प्रियंका गांधी शायद उस वक्त थी नहीं यहाँ पर, वो विदेश में थी। सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल ये उठता है कि कहा जा रहा है कि स्लीपर सेल को हटाया जाएगा, लेकिन स्लीपर सेल डबल एक्टिवेट हो गए हैं भी कांग्रेस में मैंने सुना है। वो अपनी पोजीशन और मजबूत कर रहे हैं। अब आप जयराम रमेश का उदाहरण ले लीजिए। कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट उनके पास है। सुना था वो साइडलाइन हो रहे हैं, लेकिन अब पता लग रहा है कि नहीं, वो अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे। वो मजबूत खंबे की तरह अब गड़ चुके हैं। अब मुझे आप ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी और संघ इतने बड़े पहाड़ को आप हराना चाहते हैं, वो हराएंगे कैसे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? ये कहाँ की प्लानिंग है, किसकी प्लानिंग है कि पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करो, हमारी बात पहुंच जाएगी? प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का फ़ायदा क्या है? मुझे एक चीज़ बताइए। गोदी मीडिया आपको स्पेस देता नहीं है तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएगा कौन? हम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपको स्पेस देते हैं, वहाँ कितनों की बात दिखा देंगे। और दूसरी बात, जिसने भी ये प्लानिंग की मेरे हिसाब से महामूर्ख है। जिस दौरान आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो पूरे देश में, उसी दौरान आपका सबसे बड़ा नेता विदेशी दौरे पर है। और सबको मालूम है कि राहुल गांधी अगर विदेश दौरे पर है तो जो भी मीडिया स्पेस होगा वो उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि उनकी हर बात को उछाला जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई दिखाएगा, वो भी नहीं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसके लिए रहे हैं? क्या फ़ायदा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का? तीसरा सवाल, पार्टी कहती है अभी हमारे पास फंड्स की कमी है। आपने 57 नेता इधर से उधर किए, उनका आना जाना रहना खाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख रुपया खर्च हुआ होगा। यानी आपने 57 लाख रुपए बर्बाद कर दिए बेफालतू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए कि आपके सबसे बड़े नेता को कानूनी गिरफ्त में लेने की तैयारी हो रही है, पार्टी को सड़क पे होना चाहिए था, प्रदर्शन होने चाहिए थे, धरने होने चाहिए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही है। राजस्थान वाले को हिमाचल भेजा जा रहा है, हिमाचल वाले को गुजरात भेजा जा रहा है, गुजरात वाले को नॉर्थ ईस्ट भेजा जा रहा है। ये तो हॉलीडेज़ है। कल ही किसी कांग्रेस के नेता से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई मौसम बहुत गर्म हो गया। तो मैंने कहा इसका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या लेना देना?
कह रहा नहीं, आगे अभी लंबी लड़ाई है ना, उसके लिए थोड़ा रिफ़्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाता है। ये है कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सच्चाई। आगे लड़ाई मतलब इंतज़ार कर रहे हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे कुछ कार्रवाई हो। कांग्रेस को लग रहा है कि उन पे कुछ कार्रवाई होगी, तब जाके सड़कों पे उतरेंगे। अरे जब तक तो जो है लुटिया डूब चुकी होगी। ये स्ट्रेटेजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट की है या किसकी है? क्या राहुल गांधी ये पूछेंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार जाते हैं, 2 रैलियां उनकी होती है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं और 57 नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। किसको स्पेस देंगे आप मीडिया में? आप अगर कोई भी आप मीडिया चैनल चला रहे हैं या आप कोई पत्रकार हैं, आप किसको खबर को ज़्यादा नज़र रहेंगे, किस पर ज़्यादा आपका फोकस रहेगा? आप खुद सोचिए। मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली होती है, सुपर फ्लॉप रैली होती है। कैसी कांग्रेस है मुझे समझ में नहीं आता। और वो जो वीडियोस फोटोग्राफ वायरल हो रहे हैं कि खाली कुर्सियां, होने दे रही कांग्रेस। बीजेपी में होता है ना ऐसा, फ़ोटोज़ आती हैं जब मोदी जी की रैलियां खाली होती हैं, बीजेपी कैसे उसको कवर अप करने के लिए तुरंत उतर जाती है। लेकिन कोई वहाँ पर कोई मेहनत नहीं की गई और चलने दी गई खबर। अब क्या हुआ, उस खबर को स्टैंप लगा दी कांग्रेस ने, और उस ज़िले के जहाँ पर बक्सर में, बिहार के बक्सर में, जहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में मात्र 500 लोग थे, वहाँ के ज़िला अध्यक्ष को सस्पेंड कर दिया। तो यानी आपने खबर पर स्टैंप लगा दी कि हाँ सच में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में लोग ही नहीं थे। पहली बात तो ये किया आपने। दूसरा, क्या जिलाध्यक्ष की ही जिम्मेदारी थी वहाँ पर भीड़ जुटाने की? वो जो 2-2 विधायक हैं वो, और जो आपके जो पार्टनर है, कोalition पार्टनर है, वो सांसद उन्होंने भेज दिया अपना कि भाई चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं कांग्रेस के, तो सांसद रहेंगे उनके साथ, बाकी विधायक भी नहीं आए। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? ये जो आपने जिला अध्यक्ष हटाए हैं, ये दूसरी बार चुने गए हैं, यानी लगातार दूसरी बार है। तो किसने बनाया था इनको अध्यक्ष? अखिलेश प्रताप सिंह ने। वही अखिलेश जो अभी कुछ दिन पहले तक बिहार में अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जो लालू जी के घर से पार्टी चलाया करते थे, उन्हीं के बनाए हुए अध्यक्ष थे, और उन्हीं के द्वारा टिकट बांट के जो है वो जो विधायक हैं अभी, वो भी लालू जी के रिकमेंड पे विधायक बने हैं, उन्हीं को टिकट दी गई। तो यानी ये सारे लोग तो लालू जी के थे फिर। तो ये कांग्रेस बीजेपी के स्लीपर सेलरों से लड़ती रहती है। ये जो आरजेडी, जो जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी के स्लीपर सेल है आपकी पार्टी में, बिहार में आरजेडी के स्लीपर सेल है, इनसे क्यों नहीं, कैसे निपटेंगे? फिर अभी दूसरी बार जिला अध्यक्ष की जब सूची सौंपी गई, इनको अपॉइंट किया गया, तो ये तो फिर वही संगठन महासचिव, वहाँ पर लिस्ट आई थी, वहाँ से अप्रूव हुई थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम बना, संगठन महासचिव को मालूम था, प्रोग्राम तो दिल्ली से बन के गया होगा। तो जो सबसे छोटा प्यादा था उस पर एक्शन करके आपने कह दिया हम तो जवाबदेही अब जो है फिक्स करने लगे हैं। जवाबदेही उस दिन फिक्स होगी जिस दिन उस जिला अध्यक्ष से लेकर संगठन महासचिव तक सबसे जवाब मांगा जाएगा, फिर एक्शन कीजिए आप। और तीसरे राज्य की तरफ ले चलता हूँ आपको। ये हरियाणा में है। हरियाणा में देखिए, हरियाणा में गोकुल सेतिया हैं, विधायक हैं सिरसा से। कुछ दिन पहले इनका मैंने वीडियो दिखाया था, ये नायब सिंह सैनी के घर गए थे अपने लोगों के साथ मिलकर, तो इनको वहाँ खाना खिलाया था, तो खूब जम के तारीफ़ की थी सैनी साहब की। लेकिन इनका एक और भी परिचय है कि इन्होंने सिरसा से गोपाल कांडा जैसे नेता को हराया था, जिसके लिए बीजेपी ने अपना कैंडिडेट तक विड्रॉ कर लिया था। अब ये सोशल मीडिया पे खुलेआम कांग्रेस हाईकमांड को धत्ता बता रहे हैं। इनकी फेसबुक पोस्ट देखिए क्या लिखते हैं कि दिल्ली की हमारी पार्टी की हाईकमांड की मीटिंग, हमें आज तक किसी विधायक को कभी नहीं बुलाया गया,
क्या बात सिर्फ जिनका पुराना नाम बड़ा वही है, हकदार वही है? हमारी कोई अहमियत नहीं है जो धरातल पर रहकर अपनी सीट जीत कर आए हैं। मेरी सिरसा सीट की बात करूं तो मैं सब पार्टियां मेरे खिलाफ थी। एकमात्र सीट थी जिस पर भाजपा ने भी अपना कैंडिडेट वापस ले लिया था और सारी पार्टियां भी इकट्ठा हो गई थी, पर आज तक हाईकमांड ने शाबाशी देने तक के लिए नहीं बुलाया। फिर नगर परिषद चुनाव में सबसे कम वोट से हमारी सिरसा की सीट हारी। ना कोई बड़ा नेता प्रचार के लिए आया और ना किसी ने बुलाया। ये हमारी अहमियत है। दूसरी तरफ बीजेपी के जीते मेयर तक को प्रधानमंत्री से मिलाया जाता है। गोकुल सेतिया, कांग्रेस विधायक, सिरसा। बात तो सही है इसकी। गोकुल सेतिया ने जो पॉइंट उठाया है इसमें गलत तो कुछ नहीं है। ये बात तो सही है। मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि कांग्रेस में अगर राहुल गांधी से मिलना हो तो 3-3 साल, 4-4 साल तक जो है जवाब नहीं आता उनके अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन पे। विधायकों से, खास करके गोकुल सेतिया, सही बात है, जिस तरह से इसने चुनाव लड़ा था अपना, इस लड़के ने, और यूथ कांग्रेस से निकल के आया हुआ, ये जिस तरह से जितना मुश्किल चुनाव जीता था इस लड़के ने, इसको राहुल गांधी को तारीफ करनी चाहिए थी। लेकिन इसका दर्द देखिए कि आज तक मिलने तक नहीं बुलाया गया, शाबाशी देना तो दूर की बात। कुछ इसी तरह की फ्रस्ट्रेशन मुझे गुजरात में जिग्नेश मेवानी के चेहरे पर दिखने लगी है। ये कौन करेगा? किसकी गलती है? अब ये सब चीज़ मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी ये तो नहीं करेंगी ना। ये तो जो पदाधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी है ना। जैसे किसी कंपनी में, कंपनी कैसे चलेगी, कितना अच्छा परफॉर्म करेगी, क्या उसका वो है, सीईओ पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। सीईओ जितना नकारा कंपनी डूब जाती है, सीईओ आपका जितना बेहतरीन होता है कंपनी ग्रो करती है। वैसे ही संगठन में संगठन महासचिव सीईओ है। वो अपने नीचे प्रदेश अध्यक्ष ये सब क्यों चीज़ों को प्लान नहीं करते, क्यों चेक नहीं करते? क्यों नहीं अभी तक कांग्रेस के विधायकों की हाईकमान से मीटिंग तक हुई है? बस हाँ, वो एक कमेटी भेजी थी जिन्होंने विधायकों से पूछा कि आप कैसे हारे, हारने वालों से पूछा कि आप कैसे हारे, और उनके आधार पर एक रिपोर्ट बना लाए जी कि वो हो गया था, बीजेपी ने जाट वर्सेस नॉन जाट कर दिया था। जो जीते हैं उनको शाबाशी भी तो दीजिए। बात गोकुल सेतिया की बिल्कुल सही है। तो सवाल ये उठता है कि बाहरी जो, अब मेरे ख्याल से चौथी बार आज बोल रहा हूँ, कॉस्मेटिक चेंजेस क्यों कर रही है कांग्रेस? अंदर के जो दर्द, अंदर की जो जख्म है उसको क्यों नहीं पहले फोन कर, उसको क्यों नहीं ठीक कर रही? आज भी फिर बता रहा हूँ, अगर कांग्रेस हाईकमान से किसी को शक है तो मुझसे आके मिलने। आज भी मुझे उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सब जगह से, मैं कितनों राज्यों का नाम लूँ, त्रिपुरा, गोवा, आज भी व्हाट्सएप आते हैं और सबूत भेजते हैं वो कि कैसे उनके यहाँ का जिलाध्यक्ष किसी और के इशारे पर नाच रहा है। लेकिन है भाई, अध्यक्ष हैं कांग्रेस में, ये है कि सब चलता है। और वो फिर वो पत्रकार आदेश रावल की बात मुझे सही लगती है कि हरियाणा रोडवेज की बस है, ये तो ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही चलेगी तो फिर फिसड्डी रहेगी, सफ़र पूरा नहीं होगा। अगर रेस जीतनी है तो बस को ठीक करने के साथ साथ, मतलब उसकी बॉडी पेंट शेंट करने से अच्छा है सबसे पहले उसके इंजन को ठीक कराइए। जब तक इंजन ठीक नहीं होगा तब तक बॉडी पेंट कराने से कुछ नहीं होगा। नमस्कार।